नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए लैंग्वेज यानी भाषा, दो लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो दोनों भाषा में जो सिलेबस है वो बिल्कुल कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेमेडियल टीचिंग नामक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज 2 की बात करें, आप स्क्रीन पर देखिए, तो लैंग्वेज 2 का भी जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल डिट्टो सेम है। यहाँ पर भी जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग करके टॉपिक लिखा गया है। यानी कि आप हिंदी ले, अंग्रेजी ले, संस्कृत ले, उर्दू ले, चाहे कोई भी लैंग्वेज ले, दोनों लैंग्वेज में आपका रेमेडियल टीचिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका 1 से 2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। जब आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में आपको सिर्फ रेमेडियल टीचिंग के बारे में दिया गया है, लेकिन रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो डायग्नोस्टिक टीचिंग या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही होता है। तो रेमेडियल टीचिंग का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक शिक्षण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं निदानात्मक शिक्षण होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और एनसीएफ 2005 में दोनों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है। क्यों सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की गई है? इसलिए की गई है कि पहले क्या होता था, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ बच्चे का एक बार परीक्षा लिया जाता था, या तो अर्धवार्षिक या तो वार्षिक। लेकिन बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास था वो अच्छा नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि साल भर तो बच्चे को पढ़ाया जाता था, साल भर कोई उसका टेस्ट नहीं लिया जाता था। इससे होता क्या था कि जो कॉन्सेप्ट बच्चे ने पढ़ा है उसमें कुछ अगर उसका डाउट है तो वो आगे चलता रहेगा और उससे रिलेटेड अन्य कॉन्सेप्ट्स में भी उसके डाउट बने रहेंगे। लेकिन अगर उसका तुरंत मूल्यांकन हो जाता तो निश्चित तौर पर उसका वो डाउट वहीं पर क्लियर हो जाता और उससे रिलेटेड जो अन्य टॉपिक्स वो पढ़ता, निश्चित तौर पर वो सभी डाउट्स भी क्लियर होते चले जाते। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती थी। इसी वजह से पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा डाउट होते थे और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता था और अतिरिक्त बोझ बच्चे पर पड़ता था और बच्चे की रुचि धीरे धीरे पढ़ाई से खत्म होने लगती थी, क्योंकि डाउट होने की वजह से वो उसमें रुचि नहीं लेता था आने वाले कॉन्सेप्ट में। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। यानी कि बच्चे के अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे को क्या समस्या आ रही है या फिर क्या दिक्कत आ रही है। अब बच्चों की समस्याओं को जानना ही निदानात्मक शिक्षण कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट मैंने एज ए टीचर पढ़ाया और 40 बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। इसके वजह से जब मैं बच्चों का डायग्नोस करूंगा तो मुझे पता चला कि 40 बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। अब इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूंगा? इससे मैं ये निष्कर्ष निकालूंगा कि एज ए टीचर मैंने जो शिक्षण विधि का प्रयोग किया, जिस मेथड से मैंने बच्चों को पढ़ाया, हो सकता है वो मेथड सही नहीं है, तभी मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। ये पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए 50 बच्चे हैं कक्षा में और मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अब उस कॉन्सेप्ट में 49 बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अब यहां पर 49 बच्चे को जब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि एज ए टीचर मैं जो शिक्षण विधि अपना रहा हूं वो शिक्षण विधि बिल्कुल सही है, लेकिन एक बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। यानी प्रॉब्लम उस बच्चे के साथ है। अब उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है ये हमें जानना होगा। जब मैंने एज ए टीचर बच्चे से बातचीत की तब मुझे पता चला कि मैं चूंकि मौखिक तरीके से बच्चों को बोल करके पढ़ा रहा था और वो बच्चा श्रवण बाधित है, यानी सुन नहीं सकता। यानी वो इंडिविजुअल बच्चा जिसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो मेरी बातों को सुना ही नहीं, यानी समझ ही नहीं पाया। जाहिर सी बात है, जब वो सुन नहीं सकता तो समझेगा नहीं। यानी कि हमने क्या किया, उस एक बच्चे का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया तो हमें उसकी जरूरत का पता चला। क्या पता चला? उसकी जरूरत का पता चला कि बच्चे की जरूरत यह है कि उसको कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाया जाए, क्योंकि वो कान से उसका शारीरिक एक तरीके से विकार आप कह सकते हैं कि कान से वो सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है। तो हमें बच्चों की जरूरतों का पता चलता है किसमें? निदानात्मक शिक्षण में। इसके अलावा बच्चों की समस्याओं के बारे में भी पता चलता है। अब ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैं बच्चे को मैथ के बारे में पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन बता रहा हूँ, और बच्चे में डिसकैलकुलिया है, यानी कि गणितीय अक्षमता है। बच्चा गणितीय संक्रियाओं में कंफर्टेबल नहीं है या फिर अंकों के बारे में नहीं समझ पा रहा है। तो ये उसकी क्या है? समस्या है, अधिगम विकार है। तो जब हम एज ए टीचर जब कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे और फिर से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे कि किसको प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को हम लोग डायग्नोस कर पाएंगे कि हाँ, ये बच्चा मैथ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यानी कि उसकी समस्याओं को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बच्चे में क्या कमियां हैं उसके बारे में हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। यानी कि ध्यान से समझिएगा, डायग्नोस्टिक यानी निदान का अर्थ होता है कारण जानना।
यानी कि बच्चा क्यों असफल हो रहा है, कक्षा में बच्चा क्यों असफल हो रहा है, इसका कारण जानने के लिए निदानात्मक शिक्षण किया जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि कक्षा में 50 बच्चे, अगर 50 बच्चे में से मेजॉरिटी नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर असफल हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एज ए टीचर सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूं। और अगर एक दो बच्चे फेल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उन एक दो बच्चों के साथ कुछ समस्या है या फिर उनकी कुछ विशेष जरूरत है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो श्रवण बाधित है उसके लिए क्या जरूरत हो सकता है, कुछ विजुअल क्लिप्स दिखा करके उसको बताया जाए, या फिर अगर जो भी मैं मौखिक तरीके से बता भी रहा हूं, ऑडियो तरीके से बता भी रहा हूं, तो उसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का प्रयोग किया जाए। यानी मैं जो मौखिक तरीके से बोल रहा हूं उसको बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने शरीर के हाव भाव के माध्यम से भी जब मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा, तो भले ही बच्चा सुन नहीं सकता लेकिन मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख करके वो चीजों को समझ पाएगा। यह होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में सिर्फ समस्या के बारे में जाना जाता है कि बच्चा अगर असफल हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, यानी निदानात्मक में सिर्फ कारण जाना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब निदानात्मक शिक्षण में हमने बच्चे के बारे में कारण जान लिया कि बच्चा असफल क्यों हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। अब केवल कारण जानने से तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, यानी कि हमने कारण को पता लगा लिया। अब उस कारण के आधार पर बच्चे को फिर से शिक्षण दिया जाएगा ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो जाए। हमने कारण में यह पता लगाया कि बच्चा श्रवण बाधित है, वो सुन नहीं सकता, तो हम अब क्या करेंगे, बच्चे का पुनः शिक्षण तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ उसकी जरूरत को भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाएंगे या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे उसको पुनः शिक्षण देने के दौरान। क्योंकि केवल शिक्षण देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जरूरत को ध्यान में रख करके, क्योंकि अगर वो समझ नहीं पाया था ना सुनने की वजह से, और मैं फिर से मौखिक तरीके से पढ़ाऊंगा तो वो कहां, पुनः शिक्षण तो हो गया लेकिन उसकी जरूरत को मैंने कहां ध्यान रखा एज ए टीचर। उसकी जरूरत ये थी कि मैं उसको कुछ दिखा करके पढ़ाऊं, क्योंकि वो सुन नहीं सकता लेकिन उसकी आंखें ठीक है, वो देख सकता है। और इसी प्रकार से उसी समावेशी कक्षा में मान लीजिए कोई एक ऐसा बालक है जो कि देख नहीं सकता, तो उसकी जरूरत क्या है, उसकी जरूरत यह है कि या तो मैं उसको मौखिक तरीके से पढ़ाऊं या फिर ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पढ़ाने की कोशिश करूं। यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है। यानी कि पुनः शिक्षण जो किया जाएगा वो बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाएगा। इसी को बोला जाता है रेमेडियल टीचिंग। ध्यान से देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, बच्चों की समस्याओं का पता लगाने के बाद बच्चों को पुनः शिक्षण देना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस पर आधारित किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि चाहे आप कोई भी लैंग्वेज अटेम्प्ट करें, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, सब में ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इंग्लिश से रिलेटेड एक प्रश्न देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। दिया गया द टेस्ट दैट इज डिजाइंड टू फाइंड द लर्नर्स डिफिकल्टीज, गैप इन देयर नॉलेज एंड स्किल डिफिशियंसीज ड्यूरिंग द कोर्स इज कॉल्ड। यानी कि बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। यह प्रश्न संस्कृत में पूछा गया था। यत परीक्षणम पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनां काठिन्यम तेषां ज्ञान स्तरे विद्यमानानां अंतरालान कौशल्य न्यूनताम च ज्ञातुम संयोजितम तत्। यानी कि वह परीक्षण जिसमें बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में और उसके जो शिक्षण में गैप है उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी नैदानिक परीक्षा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पाठ या अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट के विशेष के अंत में आयोजित होने वाली परीक्षा टेस्ट को क्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 दोनों में सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाती है। यानी कि बच्चे को जब कॉन्सेप्ट या फिर एक चैप्टर पढ़ा दिया गया तो उस कॉन्सेप्ट में आ रही समस्याओं, उसकी दिक्कतों के बारे में जानने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये क्यों किया जा रहा है, बच्चों की समस्याओं को जानने के लिए। और समस्या किस में जाना जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, निदानात्मक परीक्षा बोलते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 निदानात्मक परीक्षा इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न इंग्लिश में पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द सक्सेस ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो निदानात्मक परीक्षा होती है उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि बच्चे को आ रही समस्याओं के बारे में, उसके लर्निंग गैप के बारे में जाना जा सके। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, टाइम एंड इंटरवल ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये उत्तर नहीं होगा। रूल्स ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर के रूल से कोई लेना देना ही नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट में पढ़ाने के बाद से उसमें आ रही दिक्कतों के बारे में बच्चे की डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। अब मान लीजिए बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताया गया और अगर उसमें भी दिक्कत है तो उसके लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा। ये जरूरी थोड़ी है कि केवल ग्रामर के लिए होता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड मटेरियल, तो यहां पर मटेरियल नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ लर्निंग गैप, यानी कि बच्चे में आखिर अधिगम में कहां पर कमी है इसके बारे में पता लगाया जाता है, यानी बच्चों की समस्याओं और उसकी कमियों के बारे में पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी अगर बात करें डायग्नोस्टिक टीचिंग, देखिए मान लीजिए एज ए टीचर मैं जो शिक्षण करा रहा हूं, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि मैं भी तो असफल हो सकता हूं एज ए टीचर। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में ही कमी हो जिसकी वजह से बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब मैं बच्चों के लर्निंग गैप के बारे में पता लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने बारे में भी फीडबैक प्राप्त कर सकता हूं कि अगर 50 बच्चों में से 45 बच्चे अगर असफल हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि मेजॉरिटी बच्चे अगर असफल हो रहे हैं, यानी एज ए टीचर मैं सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, तभी सभी अधिकांश बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहां पर डायग्नोस्टिक टीचिंग ये पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 संकुचित है और ऑप्शन नंबर 4 यहां पर ब्रॉड सेंस में होगा। ऑप्शन नंबर 4 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर फाइंड्स आउट दैट सम स्टूडेंट फील डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ passage and sentence structure in a language. She provides them a good vocabulary and drill in structure with same tricks. After some times she could be able to remove the difficulties of the students. What type of assessment she conducted? यानी कि यहाँ पर एक शिक्षिका जो है वो एक टेस्ट के दौरान बच्चों के पैसेज को समझने में क्या दिक्कत आ रही है उसका परीक्षण कर रही है। देखिए डिफिकल्टीज की बात की जा रही है, तो जहां पर भी डिफिकल्टीज की बात की जाएगी, बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में बात की जाएगी, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा, यानी निदानात्मक आकलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चे को आ रही समस्याओं को जानने के लिए निदानात्मक शिक्षण किया जाता है, जिसमें बच्चों की समस्याओं का कारण का पता लगाया जाता है। अब कारण हमें पता चल गया, अब उस कारण पर काम करके बच्चे का पुनः शिक्षण किया जाता है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, यानी बच्चे का जो आउटपुट है, जो बच्चे का परफॉर्मेंस है, उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण ही कराना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास ही कराना है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ही कराना है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की दिक्कत को दूर करते हुए पुनः शिक्षण के माध्यम से उसके परफॉर्मेंस में सुधार लाना। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहां पर मोटिवेट नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए उसका अधिगम अर्थपूर्ण किया जाता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं। जो भी विकल्प अंक की बात करें, नंबर की बात करें, ज्यादा नंबर कम नंबर, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि शिक्षण का जो उच्चतम उद्देश्य है वो ये है कि बच्चे को जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ पाए या फिर अपने व्यवहार में उसको उतार पाए, ना कि सिर्फ नंबर पा पाए। अगर बच्चे का 100 में से 99% नंबर भी आ पाए, लेकिन अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे अधिगम नहीं बोलेंगे। बच्चा रट करके भी 99% नंबर ला सकता है, इसलिए जो नंबर की बात करेगा वो हमेशा निगेटिव होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। निष्पादन यानी कि उसके आउटपुट की बात की जा रही है, उसके परफॉर्मेंस की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, जब बच्चे को कोई दिक्कत था तो उस दिक्कत को पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से उसका पता लगाया गया और उस दिक्कत को दूर करते हुए फिर से पुनः शिक्षण करेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो सुधर जाएगा। यही तो बात की जा रही है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों को आ रही दिक्कतों और मुश्किलों को पहचानने के लिए, साथ ही साथ उनके जरूरतों को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दोस्तों ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस टॉपिक से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर आपका इस टॉपिक में कोई समस्या रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन के साथ साथ अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।